नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री की एक लेक्चर। इसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट में थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इसमें आज डिस्कस करने वाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री में सब कुछ इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस करूँगा और समझाऊँगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के असम हिस्ट्री की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके पहले जो भी वीडियोस को देख रहे हैं काइंडली शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक्स ज़रूर कीजिए, और जितने भी लोगों को हो सके उससे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि उससे हम लोगों को हेल्प मिलता है और काफ़ी मेहनत भी हो रही है। इस वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम भी लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप लोगों को जब हेल्प मिल रहा है तो इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मो समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, देखिए राजा राम मोहन राय के बहुत सारे काम ऐसे थे जो मतलब कि सराहनीय हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री में अगर मतलब उनका योगदान बहुत बहुत ही बड़ा है। तो जैसे कि सतीदाह प्रथा को बंद करवाना, हाँ, उसके बाद विधवा विवाह में भी उनका कुछ हाथ था, और काफ़ी सारे जो कुरीतियों के ऊपर वो काफ़ी मतलब कटाक्ष रखते थे, उनको वो बंद करवाना चाहते थे हमेशा से। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अच्छा, राजा राम मोहन राय जो थे ना, वो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सतीदाह एक्ट लेकर मतलब एक्ट लाने में उन्होंने मदद की थी। वो सती एक्ट 1829 इसको कहा जाता है। हाँ, उसके बाद देखिए आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती है ना, उनके द्वारा मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए वहाँ पे कुछ उस समय में ना कल्चरल एंड क्या कहते हैं सोशल रिफॉर्म्स की बात जब हम करते हैं, तो उस समय में कुछ थिंकर्स थे जो कहते थे कि समाज को इस तरह से बदलना चाहिए कि लोग मॉडर्न हो जाएं, और कुछ जो थिंकर्स थे, कुछ जो फिलोसोफर्स थे, वो ऐसा मानते थे कि कुछ लोग जो हैं वो फिर से बैक टू वेद जो है वेद पुराण उन चीज़ों को ज़्यादा माने। या सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, मुसलमान धर्म में भी ऐसे लोग थे कि जो चाहते थे कि नहीं हम लोग कुरान के बारे में ही ज़्यादा पढ़ें। और कुछ उसी में से कुछ थिंकर्स थे जो मतलब इंग्लिश एजुकेशन को अपनाना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स बहुत सारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो आर्य समाज जो था ना दयानंद सरस्वती द्वारा, वो कहते थे कि नहीं, चलो वेद के पास फिर से लौटा जाए, हम लोगों को फिर से वेद पुराण पढ़ें। और जो ब्राह्मो समाज जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने कहा कि नहीं, सारी कुरीतियों को हम लोग साइडलाइन करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद हम लोग को क्या करना है कि जो मतलब कोर थिंकिंग है, उसी वेद की बात उन्होंने भी की है कि जो कोर थिंकिंग है वेद की, उसको हम लोग अपनाएंगे। किसी भी कुरीतियों के मतलब झांसे में नहीं आएंगे। कोई भी फालतू चीज़ें, फालतू संगठन, कुछ भी हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जो वेद ने कहा है, जो एक्चुअल ट्रूथ है, बस हम लोग उसी को मानना है। तो उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स भी लिखी, अपने वेदों को बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया। तो वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध एक इंसान थे उस समय में। उनकी थिंकिंग काफ़ी आगे चल रही थी। जो इंडियंस की उस समय की सोच थी उससे काफ़ी आगे तो उनकी सोच बिल्कुल थी। तो यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, ये दोनों देखे एक मतलब एक तरीके से देखे तो ये दोनों अपोजिट थे, क्योंकि एक की बात थी कि नहीं चलो फिर से वेद को मानते हैं, और एक मानते थे कि नहीं वेद को मानो लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको अपनाओ। राजा राम मोहन राय कहते थे कि नहीं, मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मॉडर्नाइजेशन की ओर झुके थे, लेकिन अपने वेदों के जो ज्ञान है, जो कोर नॉलेज है, उसके साथ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय द आत्माराम पांडुरंगा। इनके बारे में भी
मतलब ये नोट करके रख लीजिए बस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि प्रार्थना समाज किसने बनाया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रार्थना समाज किसने बनाया था, आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था। उसके बाद आ जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब भी हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये इतने मतलब कि इम्पोर्टेंट है कि क्या बोलूँ, इन्होंने जो विडो रीमैरिज है ना, इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। उसके बाद एक बेथ्यून स्कूल भी खोला था इन्होंने, बेथ्यून स्कूल खोला था। वो जो महिलाएं जो है, उसके बाद लड़कियां जो है जिनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी, और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए बहुत प्रोत्साहित भी किया था। उसके बाद जो भी विधवा थी, उस समय में क्या होता था ना, बाल विवाह प्रथाएँ थी। तो बाल विवाह प्रथा में क्या होता था, छोटी छोटी बच्चियों को बूढ़े लोगों के साथ भी शादी करवा दिया जाता था। तो वो बूढ़े लोग तो जल्दी मर जाएंगे ओबियसली, वो बूढ़े लोग मरने के बाद तो ये विधवाएं होकर रह जाएंगी। तो उन विधवाओं का फिर से शादी नहीं हुआ करता था उस समाज में। तो वो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम उस समय में दिखाई देती थी। और जो मतलब विडो रीमैरिज जो है, उन्होंने ये इस बात को समझा कि नहीं, इन विडोज़ का रीमैरिज होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, राजा राम मोहन राय के टाइम में एक और एक्ट आया था जिसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं। उसमें क्या होता था कि जो एज था ना, शादी की जो एज थी, उसके ऊपर एक मतलब रोक लगाई गई कि नहीं, बच्चों का मैरिज नहीं हो सकता, ऐसा एक लॉ आया था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। तो उसके बाद जो क्या हुआ, तो एज के ऊपर काफ़ी रोक टोक लगी, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस विडो रीमैरिज एक्ट में। यहाँ पे देखिए, मैंने इस चीज़ को बंगाली में भी फिर से लिखा है। जिनको समझ में नहीं आएगा वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आसानी से डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर मैं खुद करूँगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन जो हो हिस्ट्री के बारे में, जो भी लेक्चर के बारे में, जो भी मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो वो उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर करूँगा। देखिए, तो चलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की ओर। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि भारत की आज़ादी में क्या क्या हुआ, जो स्ट्रगल था, जो स्वाधीनता संग्राम था, वो कैसे चालू हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 1885 1885 28 दिसंबर को आईएनसी बना। आईएनसी हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग का बन गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब, 1905 में। अच्छा, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ना, तो उसको एक सेफ्टी बल्ब बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, उसमें A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ही इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में हेल्प की थी। उस समय में क्या था, लोगों के प्रति लोगों का जो आक्रोश था ना, उन्होंने देख लिया था कि नहीं, 1857 में क्या हालत हुई थी, लोगों का जब गुस्सा बढ़ा था, 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो अंग्रेज़ों की क्या दुर्गति हुई थी, ऐसी मतलब ख़राब हालत हुई थी। तो उस चीज़ को, उस गुस्से को दबाने के लिए उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब भारतीय लोगों के कुछ रिप्रेजेंटेटिव, उनके कुछ इलेक्टेड मेंबर्स को लाकर कुछ एक सीड बनाकर, कुछ एक कांग्रेस बनाकर, कांग्रेस मतलब क्या होता है, एक एकजुट करना लोगों को या कुछ प्रतिनिधित्व देना, बस यही है। तो उनको एक जगह पर बैठा के कुछ पावर्स दिए, पावर्स नहीं दिए गए, एक ग्रुप ऐसा बनाया गया कि नहीं, आप लोग भाई एक ग्रुप बना लो और आप लोगों की जो भी मांगे हैं हमसे मांगो। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, आप लोगों की जो भी एक ग्रुप बना लो ऐसे, और आप लोग हमसे इसकी मांग करो, डेमोक्रेटिक तरीके से मांगो, आप लोग लिखित रूप से दो, तो हम इसके बारे में सोचेंगे। मतलब इसी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए उन्होंने ही, इन ब्रिटिशर्स ने ही हेल्प किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बस इसीलिए बना था। और A.O. ह्यूम जो थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। A.O. ह्यूम को अब 1905 में देखिए, 1905 में क्या हुआ कि देखिए, 1905 से पहले भी और एक टॉपिक में जिसको मतलब कवर करवाता हूँ कि
जो उस समय में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल जो थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पीपल जो आज़ादी के बारे में सोचते थे, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में सोचते थे कि नहीं भारत से बहुत ज़्यादा सोना चांदी विदेशों में जा रहा है, इन सब क्रिटिकल थिंकिंग्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बंगाल में थी। और जितने भी रिवोल्यूशनरी लोग जो निकल के आ रहे थे, जो संग्रामी लोग निकल के आ रहे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में थे। तो उन बंगाली लोगों को बांटना बहुत ज़रूरी हो गया था उस समय में अंग्रेज़ों के लिए। अंग्रेज़ों के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इतने ज़्यादा रिवोल्यूशनरी लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे, उनको बांटना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी तरकीब लगाई कि बंगाल को ही बीच बीच में दो पार्ट कर दिए, ठीक है। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल आज भी हमारे पास है और पूर्वी बंगाल जो था वो बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो 1905 में ये बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये बंगाल विभाजन अनाउंस किया गया था। तो वो सब उस समय वो क्या थे? वाइसरॉय थे। देखिए वाइसरॉय और गवर्नर जनरल, हाँ, ये दो अलग अलग पोस्ट थे। हाँ, गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे जब कंपनी के राज में, जब ये था ना, कंपनी का राज जब चल रहा था, तो उसके बाद कंपनी का जब राज चल रहा था तब वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन जब इसको टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, इंडिया को अपने कॉलोनी के रूप में ले लिया, तब ये गवर्नर जनरल को बदलकर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदलकर क्या कर दिया गया? उसको वाइसरॉय का नाम दे दिया गया, ठीक है। ये 1858 के बाद हुआ। 1858 से ये वाइसरॉय का मतलब नाम चला आ रहा है, और उसके पहले जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान रखिए, या कहीं पे लिख के भी रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो 1905 में बंगाल विभाजन की उन्होंने क्या किया? एक अनाउंसमेंट की कि बंगाल का विभाजन होने वाला है, ऐसा। तो उसी बंगाल विभाजन को लेकर ना लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया। बंगाल का विभाजन हो जाएगा, बंगाल को दो टुकड़े में बांट दिया गया है, कुछ रिलीजियंस इस पार से उस पार आने जाने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखी। काफ़ी लोग एकजुट होकर मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट को चलाने लगे। स्वदेशी मूवमेंट का देखिए, स्वदेशी मूवमेंट तभी मतलब कि वो फोकस में आया, हाईलाइट हुआ। हाँ, ये स्वदेशी मूवमेंट उसी समय में मतलब कि ये फोकस में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगाल का पार्टीशन ही कारण था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो फाउंड हुआ था कब? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये सब देखिए ये डेट जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैं मतलब आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इलेक्शन भी लड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, तो इनको काफ़ी सीट्स भी मिली थी। इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसके अलग सेपरेट, जब भारत स्वाधीन होने वाला था तो सेपरेट एक देश की मांग की थी, तो फिर बाद में जाके पाकिस्तान बना। ये सब कहानी तो है ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और 30 दिसंबर 1906 ये जो डेट है, इसी डेट को ये बना था, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ऑन अप्रैल 30, 1999 जलियांवाला बाग मैसेकर वाज हैपेंड इन अमृतसर, पंजाब। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना, हुआ था क्या कि उस समय में सेडिशन लॉस चलते थे। सरकार के विरुद्ध जो है कोई भी बात नहीं कर सकता। सरकार के विरुद्ध जो ये है कोई मतलब सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। सरकार के विरुद्ध सेडिशन लॉ कोई नहीं मांग सकता। देखिए एक कामागाता मारू इंसिडेंट हुआ था जिसमें खुदीराम बोस और उनके साथियों ने जाकर बम फोड़ा था। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स उस समय में निकल के आ रहे थे कि जगह जगह पे बम फोड़े जा रहे थे, जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको रोकने के लिए एक सेडिशन लॉ लाएगा। सेडिशन लॉ क्या है? सरकार के खिलाफ कोई नहीं बात कर सकता। सरकार के खिलाफ जो भी बात करेगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा, या उनको गोली मार दी जाएगी, या ऐसे कुछ करना है। तो ऐसे मतलब ऐसे कड़े स्टेप्स लेने हैं, ऐसा बोल के अंग्रेज़ों ने बोला। तो
ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए अब जो भी प्रदर्शन हो रहा था, एक बैसाखी के दिन अमृतसर में एक क्या बोलते हैं, एक प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन मतलब पीसफुल प्रदर्शन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उस पीसफुल प्रदर्शन में जाकर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई और मतलब कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और इसके बारे में आप अलग से मतलब गूगल पे भी देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे थे, कब हुआ था, ये सब चीज़ें मतलब आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी दुखद घटना थी वो। आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन द कंट्री। देखिए, उस समय तक गांधी जी इंडिया में आ चुके थे। हाँ, 1915 में आ चुके थे गांधी जी, इंडिया में आ चुके थे। तो वो जलियांवाला बाग में से क्या जो था वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल गया लोगों के मन में। और गांधी जी ने कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात, और पूरे इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हो गया कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनकी कोर्ट नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस चलाएंगे, उनकी किसी भी चीज़ में हम लोग हाथ नहीं बटाएंगे, उनकी कोई भी नौकरियां हम नहीं करेंगे। इवन काफ़ी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स थे उन्होंने अपने सीट्स भी छोड़ दी थी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब क्या, जो विधायक चुने जाते थे, जो छोटे छोटे प्रोविंस में उनको जो चुनकर नेता बनाकर भेजा जाता था, उन्होंने भी काफ़ी अपनी सीट्स छोड़ दी थी। कोई काफ़ी सिविल सर्विसेज में जो भी लोग थे उन्होंने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी थी। और अंग्रेज़ों की नौकरी करने वाले काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, मतलब सहयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, चालू हो गया था। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या हुआ, ऑन फरवरी 5 1922 चौरी चौरा, अच्छा फरवरी 5 1922 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चल ही रहा था। और चलते चलते क्या हुआ, उसमें एक चौरी चौरा नामक एक जगह है, उस जगह पर जाकर लोगों को पुलिस ने धमकाया और पुलिस के ऊपर ये लोग हाथापाई पे उतर आए। उसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन को, उस समय में तो पुलिस स्टेशन भी अंग्रेज़ों का ही था, वो पुलिस स्टेशन को ही जला बैठे। पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जलकर खाक हो गया, काफ़ी लोग मरे भी थे। तो इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे तो गांधी जी का तो नियम था अहिंसा, यहाँ पे तो हिंसा हो चुकी थी। और इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, बंद करवा दिया। और हालांकि काफ़ी मतलब कांग्रेस के लोग, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद नहीं करना चाहिए, बट गांधी जी ने कहा नहीं, यहाँ पे हिंसा हो गई तो ये मतलब कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट। देखिए, नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये 1928 में आया था नेहरू रिपोर्ट। जब बात की गई, इंडिया के लोगों ने जब बात की कि हमारा अपना संविधान होना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने कुछ मजाक उड़ा दिया था कि अपना संविधान बनाएंगे, ये इनको आता भी है, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अनप्रिविलेज्ड है, ऐसे लोगों से क्या ही बनेगा, मतलब कि संविधान ये कैसे बना लेंगे। तो जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये उसी के बारे में। ये नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू, उनके जो पिताजी थे उनके बारे में। तो नेहरू रिपोर्ट जो आया अगस्त 1928 में, ये मेमोरेंडम एक था जिसमें एक आउटलाइन था, एक स्ट्रक्चर किया गया था कि नहीं, इस तरह से हमारा इन प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा एक संविधान बनेगा, हमारे इंडिया का एक संविधान बनेगा। लेकिन वो संविधान स्वाधीन भारत का संविधान नहीं था। वो जो नेहरू रिपोर्ट जो आया था ना, वो डोमिनियन स्टेटस की बात करता था। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि नहीं, ब्रिटिश सरकार ही हमारे ऊपर राज करेगी, बट हमारा अफेयर्स हम देखेंगे, हमारा काम हम देखेंगे, और हमारे ऊपर भी एक सरकार रहेगी जो कि ब्रिटिश सरकार है। तो उसको कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। तो उस समय में जो है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता की बात कोई भी नहीं करता था। ठीक है, वो पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज जो है ना, वो 1928 में ही एक लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने और उनके एसोसिएट्स ने पूर्ण स्वराज की बात की थी। ठीक है दोस्तों,
इस वीडियो को हम लोग कल और आगे बढ़ाएंगे, कल और इस वीडियो को देखेंगे। और आज तक इतना ही। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको नोट्स कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखिए कि मतलब कि जिनको भी ये नोट्स चाहिए वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 501 रुपये फ़ीस में ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू आज के लिए।